अब हम ईपीएफ सहित तमाम प्रोविडेंट फंड्स यानी भविष्य निधियों पर सरकार के एक बेतुके फैसले का डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में सरकार की खूब आलोचना हो रही है और इसकी वजह है ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की रकम पर टैक्स लगाने का फैसला। ये फैसला देश के उन लाखों लोगों को गुस्सा दिलाने वाला है जो कड़ी मेहनत से प्राइवेट सेक्टर में असुरक्षा से भरी नौकरी करते हैं और अपनी सैलरी में से एक निश्चित रकम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ को देते हैं। ईपीएफ का पैसा आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है जिसे आप एक तरह से सरकार को उधार के तौर पर देते हैं। सोचिए अगर कोई आपसे आपकी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उधार ले और जब आप उससे अपना पैसा वापस मांगे तो वो टैक्स काट कर आपको पैसा लौटाए, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ईपीएफ के मामले में सरकार भी ठीक ऐसा ही आपके साथ कर रही है। सबसे पहले हम आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के बारे में समझा देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। प्राइवेट कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1952 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कानून बनाया गया था। 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी ईपीएफ एक्ट के दायरे में आती है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के दायित्व से बंधी होती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में जमा करना अनिवार्य होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कटकर हर महीने ईपीएफ में जमा होता है और इसमें इतना ही हिस्सा कर्मचारी की कंपनी को भी देना होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए का 12% यानी 1,200 रुपए कर्मचारी के ईपीएफ में चला जाता है और उस कर्मचारी के ईपीएफ में 1,200 रुपए ही कंपनी को भी देने होते हैं। यानी एक हिस्सा कर्मचारी खुद अपनी सैलरी से देगा और उतना ही हिस्सा दूसरा हिस्सा कंपनी देगी। ईपीएफ में जमा रकम पर सरकार 8.75% का ब्याज देती है, 8.75% का इंटरेस्ट देती है, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल भी सरकार करती है। अभी तक की स्थिति यह थी कि ईपीएफ में जमा रकम एग्जेम्प्ट यानी ईईई स्कीम के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री थी। यानी ईपीएफ में पैसा जमा करने पर इसके ब्याज पर और इस पैसे को निकालने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ में जमा की गई रकम के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह बहुत ही बेतुका फैसला है क्योंकि कर्मचारी पहले अपने सैलरी पर सरकार को टैक्स देता है और अब वो सैलरी के उस हिस्से पर भी टैक्स देगा जो ईपीएफ में जमा होती है। कल से इस मामले में सरकार ने कई बार यू टर्न भी लिए हैं। सरकार की तरफ से कई स्तरों पर सफाई आ रही है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल संसद में अपने बजट भाषण के दौरान इस बारे में क्या कहा था। आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात को अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने सिर्फ ईपीएफ की ही बात नहीं की बल्कि दूसरी सभी भविष्य निधियों में जमा होने वाली रकम पर टैक्स की बात की है, जिसमें जीपीएफ और पीपीएफ सहित दूसरी भविष्य निधियां भी शामिल हैं। और यह फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों पर असर डालेगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह फैसला बजट में शब्दों का इंद्रजाल फेंक कर लिया गया। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि सरकार इस पर सफाई दे रही है और लीपापोती का काम कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में शब्दों की चतुराई से ईपीएफ सहित सभी भविष्य निधियों में जमा पैसे पर टैक्स लगाने की बात कही। आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ईपीएफ में जमा रकम पर टैक्स नहीं बल्कि उसके 60% हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा, जिसे आप अपने बचत खाते से निकालेंगे। सरकार की तरफ से सफाई में जो दूसरी बात कही गई है उसके मुताबिक इस कदम का मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं था। हमारा सवाल यह है कि अगर रेवेन्यू जनरेट करना मकसद नहीं था तो फिर यह बेतुका आइडिया लागू करने का फैसला क्यों लिया गया? सरकार ने अपनी सफाई में जो तीसरी बात कही है उसके मुताबिक सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन फंड की तरफ खींचना चाहती है। हमारा सवाल यहां पर यह है कि अगर यही बात है
तो ईपीएफ को बंद करके वो पेंशन स्कीम में मिलने वाले ब्याज को क्यों नहीं बढ़ा देती। सरकार ने अपनी सफाई में चौथी बात यह कही कि ईपीएफ के दायरे में 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारी हैं। इन 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारियों में 3 करोड़ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है और इन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये 3 करोड़ कर्मचारी टैक्स के दायरे में आते ही नहीं है। हमारा सवाल यह भी है कि क्या बाकी बचे 70 लाख कर्मचारियों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है? क्या ये कर्मचारी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते? और क्या इनकम टैक्स देकर ज्यादा पैसा कमाना इन 70 लाख कर्मचारियों की गलती है? सरकार की 5वीं सफाई यह है कि ईपीएफ पर टैक्स से बचा जा सकता है अगर बाकी बची 60% रकम को पेंशन फंड में निवेश कर दिया जाए। यहां पर हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या ये लोगों से जबरदस्ती पेंशन फंड में निवेश करने के लिए मजबूर करने वाली बात नहीं होगी, जबकि पेंशन फंड में ज्यादा ब्याज भी नहीं मिलता है। बजट भाषण में सभी तरह की भविष्य निधियों की बात की गई, लेकिन बाद में सरकार सिर्फ ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करने लगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भविष्य निधि में जमा रकम पर टैक्स की बात की और बाद में सरकार ईपीएफ में जमा रकम के 60% हिस्से के ब्याज पर टैक्स की बात करने लगी। यानी इस पूरे मामले में सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस बेतुके आइडिया का बचाव कैसे करे। इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये देखना और सुनना भी आज पूरे देश के लिए जरूरी है। जो 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं और उन पे एक सीलिंग होगी 12% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर से या 1.5 लाख एम्प्लॉयर से एक सीलिंग होगी और वो कंट्रीब्यूशन जो है जिसमें उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और वो फिर कंट्रीब्यूशन टैक्स एग्जेम्प्ट तरीके से बढ़ता चला जाता है। उसको जब वो विड्रॉ करेंगे तब आज के समय जो प्रस्ताव है वो ये है कि अगर आप उसको विड्रॉ करें, चाहे वो ईपीएफओ हो या एनपीएस हो, तो 40% उसमें जो विड्रॉल होगा उस पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। फिर जो 60% जो बचेगा उस 60% पे अगर आप एनुइटी ले लेते हैं यानी एक पेंशन ले लेते हैं तो जो पेंशन इनकम होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एनुइटी लेने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शिवसेना ने हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपनी बात सरकार के सामने रखी है। हम इस बारे में अब अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी में निर्णय होगा और जो जनता की आवाज़ होगी, मजदूरों की आवाज़ होगी, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, टैक्स कब लगना चाहिए? अर्निंग पे। एक बार जब उसने अर्न किया अपनी पे, वेतन, लग गया टैक्स। अब उस बेचारे ने उसको सजा आप इस बात की दे रहे हैं कि उसने बचत की। एक तरफ बचत को आप प्रोत्साहित करते हैं, दूसरी तरफ बचत करने वाले को दोबारा टैक्स के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, डबल टैक्सेशन है। देखिए, इस प्रकार की जो ये विषय सामने आ रहा है, चर्चाएं हो रही हैं इस पर, लेकिन अभी इसकी गहराई में जाकर के इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर पार्टी ने और सरकार ने उचित समझा तो इस पर इस विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम आपको एकदम सरल तरीके से बताते हैं कि सरकार के इस बेतुके फैसले से आप पर और आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। हमने इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए एक्सपर्ट का भी सहारा लिया। एक्सपर्ट्स के जरिए हमने आपके मन में मौजूद भ्रम को दूर करने की आज एक कोशिश की है। आप ध्यान से देखिए कि इस फैसले का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है।